नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अब देखिए 2-4 दिन से बड़ी खबर आ रही है कि भाई टीजीटी और पीजीटी की डेट निर्धारित हो गई है। जो हम सुषुप्ता अवस्था में थे, हमें जागृत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब की बार नहीं हुआ तो हमें आगे बहुत झेलना पड़ेगा। उसमें बहुत जो है समस्याएं फिर आगे हो जाएंगी, क्योंकि और अदर सब्जेक्ट भी जुड़ जाएंगे। तो हमारे इसकी पीजीटी की परीक्षा 9 और 10 मई को निर्धारित हुई है, जबकि टीजीटी की परीक्षा 3 या 4 जून को। तो अब हमें जो है ढीला नहीं पड़ना है, लगातार लगे रहना है। तो चलिए, आज हम कुछ प्रश्न रीतिकाल के दे चुके हैं। उसके बाद आगे आज हम 30 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं। इसके बाद हम फिर करवा देंगे, तो आपके पास 100 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि परीक्षा में बार बार आए हुए हैं और आने की संभावना रहेगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की रसमंजरी रही है? हमें बताना है वीर काव्यों ग्रंथ के आधार पर, कि नीत काव्य की, कि श्रृंगार रस और नायिका भेद, की अलंकार ग्रंथ। यानी किस तरह के ग्रंथों का आधार रसमंजरी रही है? तो इसका नाम ही रसमंजरी है। रसमंजरी का मतलब नायिका का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस में है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो श्रृंगार रसमंजरी जो है, श्रृंगार रस और नायिका भेद जो है, भानुदत्त की रसमंजरी जो है श्रृंगार रस और नायिका भेद के आधार पर रही है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल भले ही लगते हों, लेकिन सरल क्वेश्चन ही हमारे ना ध्यान देने के कारण गलत हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीति काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार का आचार्य मानते हैं? अब नगेंद्र जो है क्या मानते हैं? कौन कवि शिक्षक मानता है, कौन कवि मानता है, कौन शुद्ध आचार्य मानते हैं? शुक्ल जी तो आचार्य नहीं मानते और केवल कवि ही मानते हैं, और नगेंद्र जी कवि शिक्षक आचार्य सब मानते हैं। तो नगेंद्र जी किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? तो कवि शिक्षक और आचार्य सब मानते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के छोर हैं, किस आलोचक का कथन है? हमें ये बताना है। तो किसका कथन है? रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर जो है, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के छोर हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। हमारा ऑप्शन खा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य यानी सूफी साहित्य से प्रभावित थी? रीत सिद्ध, रीत मुक्त काव्य धारा, कि रीत सिद्ध रीत बद्ध काव्य धारा, कि रीत बद्ध काव्य धारा। अब हमें बताना है कि रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा यानी सूफी साहित्य से प्रभावित थी। तो हमारी कौन सी काव्य धारा सूफी साहित्य से प्रभावित थी? तो वो है रीत मुक्त काव्य धारा। जैसे हम पहले सिद्ध मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रीतकाल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य यानी सूफी साहित्य से प्रभावित है? तो रीत मुक्त काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा गया है? यानी रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा गया है? ब्रजभाषा के विकास का, श्रृंगारिकता का, अलंकार प्रियता का, लक्षण ग्रंथों का। तो किसका कहा गया है? रीतिकाल को फिर से हम देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा दूर हो गया है, कोई बात नहीं। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा गया है? तो इसमें किसका विकास हुआ? किसके विकास का स्वर्णयुग कहा गया? तो इसमें ब्रजभाषा का विकास हुआ। ठीक, इसमें ब्रजभाषा का विकास हुआ था। रीतिकाल में किसका विकास हुआ था? ब्रजभाषा का। तो इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? जीवन निरपेक्षता थी, चमत्कार प्रियता थी, रसिक दरबारी जीवन था, उपयुक्त छवि था। तो रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? जीवन निरपेक्षता थी,
सब लोग वही केवल नक्सिक का वर्णन कर रहे थे। और चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन और उपर्युक्त छवि। तो इसमें क्या है, रसिक दरबारी जीवन भी है और जो है इसमें चमत्कार प्रियता भी है, जीवन निरपेक्षता भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा घ सही हो जाएगा, उपर्युक्त छवि। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीति का रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति क्या है। यानी रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति क्या थी। परकीय प्रेम की थी, कि गृहस्थिक जीवन की थी, कि काल्पनिक प्रेम की थी, कि सूक्ष्म अशरीरी थी। तो आपको बताना है। तो रीतिकालीन कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति क्या थी, सूक्ष्म अशरीरी थी। क्या थी, सूक्ष्म अशरीरी थी। तो इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन इसमें उपयुक्त नहीं है। हम नहीं को पहले गोला कर लेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं नहीं देखते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए, एक का है, रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र को उकेरे हैं। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी। रीतिकालीन काव्य का प्रधान श्रृंगार था। रीति कवियों ने राजाश्रय की प्रवृत्ति थी। यानी रीतिकाल के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो रीतिकाल में जो है राजाश्रय था, सही बात है। प्रधान रस श्रृंगार था, ठीक है। और रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीत निरूपण थी, ठीक है। रीतिकाल ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन के बारे में तो आधुनिक काल में हुआ जो कुछ हुआ। हमारा क्वेश्चन तो इसमें ऑप्शन नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी गौरवपूर्ण, विकासमान, अत्यंत दयनीय, सामान्य एवं सहज। तो हमारी जो है, हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी गौरवपूर्ण थी, विकासमान थी, अत्यंत दयनीय थी, सामान्य और सहज थी। तो कैसी थी रीतिकाल में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, तो अत्यंत दयनीय थी। सब लोग वही बस स्त्री का वर्णन कर रहे थे। उसके बाद है, कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है। इसमें सभी अंगों पर किसने काम किया, जैसे रस छंद अलंकार हर चीज पर किसने काम किया। तो चिंतामणि है, इसमें नहीं बताना है, कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, घनानंद है। तो सर्वांग निरूपक ये तीनों हैं, चिंतामणि है, घनानंद है, अरे कुलपति हैं, देव हैं, लेकिन घनानंद मुक्त कवि हैं, ठीक है। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, ये इन्होंने सभी अंगों पर कार्य किया, लेकिन घनानंद ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है, यानी कि रीति से बंधा नहीं है। नेवाज है, सेनापति हैं, दूल्हा है, रसनिधि है। तो इसमें कौन सा कवि रीति से बंधा नहीं है। देखिए, ये कुछ ऐसे हैं कि हमारे रीतिबद्ध, सिद्ध, मुक्त, इनको हमें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनसे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में आता है। तो इनको हमें रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त, इन सब को हमें अच्छे से रट लेना है, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो नेवाज, सेनापति, दूल्हा और रसनिधि। तो इसमें कौन सा सही होगा, यानी रीत से बंधे कौन से नहीं है। तो कौन नहीं है, दूल्हा नहीं है। कौन नहीं है, दूल्हा नहीं है। दूल्हा जो है कैसे हैं, रस रीति सिद्ध कवि है, यानी रीतिबद्ध से ये संबंधित नहीं है। इसमें दूल्हा और रसनिधि दोनों ही सिद्ध परंपरा के कवि हैं, ठीक है। ये दोनों, दूल्हा और रसनिधि, दोनों रीति सिद्ध में आते हैं। बिहारी, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं। 719 हैं, 700 हैं, 710 हैं, 720 हैं। तो बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, 719।
इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से टीका किसने लिखी? अमरूक ने लिखी, मिर्जा गालिब ने लिखी, आनंदीलाल शर्मा ने लिखी, कृष्ण कवि ने लिखी। तो बिहारी सस्सई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी? तो किसने लिखी? आनंदीलाल शर्मा। ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? किस आचार्य का नाम जो है रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिलाल था? तो किसका था बताइए? भिखारी का था, रसलेन का, ये रसलेन है, रमलेन लिखा है, कुलपत मिश्र का था, चिंतामणि का था। तो किसका नाम मणिमाल? देखिए इसमें भी मणि था और इसमें चिंता क्या की मणि, तो यही हो जाएंगे मणिमाल। तो ऑप्शन घा सही हो जाएगा। गा घा, ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, खा गा घा। तो इसमें चिंतामणि का नाम मणिमाल है। देखिए इसमें भी मणि है, इसमें भी मणि लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक, पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? यानी किसने सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल, पिंगल का मतलब होता है व्याकरण, पिंगल निरूपक में किसने विभाजित किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो किसने जो है विभाजित किया है? रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? तो इसमें ऑप्शन ख सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद नहीं भाई, इसमें जो है डॉक्टर नगेंद्र है, नागेंद्र लिखा है, नगेंद्र है, तो इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। कौन सही है? ऑप्शन का, नगेंद्र ने सर्वांग निरूपक, रस निरूपक और अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दोहा छंद में सिंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? बिहार रहीम है, बिहारी हैं, विक्रम है, सूरदास है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कौन है? रहीम, बिहारी, विक्रम और सूरदास। तो दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी में सर्वाधिक ख्यात लब्ध कवि कौन है? तो कौन है वो? बिहारी है। ये एक ही रचना में ये प्रसिद्ध हो गए, बिहारी सस्सई में। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? बृंद सस्सई, बिहारी सस्सई, विक्रम सस्सई, मतिराम सस्सई। तो हमें इन चारों सस्सई में से बताना है कि किस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। तो टीकाएँ बड़ी की मात्रा रहेगी, तो बिहारी सस्सई की सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीतिकालीन कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? रीतिबद्ध में, रीतिसिद्ध में, रीतिमुक्त में, उपयुक्त सभी में। तो रीतिकाल के कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो तीनों में, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त यानी उपयुक्त सभी में। इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, वो मतलब भिन्न आदर्श को लेकर चली, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? तो उन्होंने वैसे भी अखंडित परंपरा केशव की कप्रिया से ही माना है, तो कौन हो सकते हैं? आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पनाहार की क्षमा शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग। तो बिहारी सस्सई की सबसे ज़्यादा उपलब्धि कौन-सी हो सकती है? तो क्या होता है? कल्पना का की समाहार शक्ति। क्या होगा? बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि का कारण क्या था बता रहा है, तो कल्पना की समाहार शक्ति। तो इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? गाथा सप्तशती, अमरूद सप्तशती, आर्य सप्तशती, किसी का नहीं। तो इसमें किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? तो बिहारी सतसई पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गाथा सप्तशती, अमरूक सतसई, आर्य सप्तशती, किसी का नहीं। तो बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज़्यादा किसका पड़ा? गाथा सप्तशती का। क्वेश्चन नंबर 26 है, रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? केशवदास हैं, निवाज हैं, बिहारी हैं, भिखारी हैं। तो इसमें जो है कौन है? तो इसमें कौन है? रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि पूछ रहा है, तो प्रधान कवि कौन सा है? बिहारी, ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रीत सिद्ध, ये होगा सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो कौन है? बिहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? बिहारी के, कि विद्यापति के, कि मतीराम के, कि देव के। तो गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो किसके संदर्भ में है? बिहारी के। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कहा है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के, जयपुर नरेश जय सिंह के, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। यानी बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी आपको बताना है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है किसके दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। बिहारी किस किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उन्हीं के यहाँ ये रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी किस संप्रदाय में थे? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक, बिहारी किस संप्रदाय में थे? तो वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो आज यहीं तक हम 30 क्वेश्चन पढ़ाए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं आपको फिर अवगत कराना चाहती हूँ कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक है, आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। तो चलिए आज यहीं तक, यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।